नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, क्या डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी में। अगर आप सोचेंगे तो ये सिर्फ ISO 9000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी को हम सालों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सालों पहले से, सैकड़ों साल पहले से अगर आप देखेंगे कि गांव में ख़ास तौर से टैटू लगाकर किसी का नाम लिख दिया जाता था आइडेंटिफिकेशन के लिए या ट्रेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत होते थे उस समय। या अगर आप हरिद्वार या इलाहाबाद की बात करेंगे, अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पंडों से बात करेंगे तो हो सकता है आपकी 10, 15 और 20 पुरानी जनरेशन का पूरा खाता उनके पास हो कि कौन कौन था आपकी फैमिली में, किस किस की कब कब डेथ हुई। तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी कोई नया फिनोमेना नहीं है, बट अगर इसे हम ISO 9000 2015 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि टू नो अबाउट द हिस्ट्री अबाउट एनी प्रोडक्ट और एनी ऑब्जेक्ट। ISO 9000 में आइडेंटिफिकेशन की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, बट उसका इंटेंट ये है टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं कुछ की डिफरेंसेस की बात करूं बिटवीन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, तो आइडेंटिफिकेशन इज अबाउट प्रेजेंट, ट्रेसिबिलिटी इज अबाउट पास्ट और अबाउट द हिस्ट्री। जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमेशा ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जहाँ भी ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये जानने की कि हमारा स्टेटस क्या है प्रोडक्ट का, क्या वो पास है, क्या वो फेल है, और वो किसी स्टेज में हो सकता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनकमिंग इंस्पेक्शन से लेकर डिस्पैच तक किसी भी स्टेज पे क्या स्टेटस है किसी प्रोडक्ट का, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और उसके लिए हम कोई टैग का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और अलग अलग तरीके होते हैं, QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, वो सब तरीके हैं। जब हम ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो अक्सर वो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, उसके लिए करते हैं। से फॉर एग्जांपल जहाँ सेफ्टी प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल जहाँ ब्रेक्स हम लगा रहे हैं या एयर बैग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है ट्रेसिबिलिटी की। जहाँ पर भी हम रिपेयर या रिवर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं है कि जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी का स्टेटस है वो कितना सही है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कैलिब्रेशन में रिक्वायरमेंट होती है ट्रेसिबिलिटी टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ट्रेसिबिलिटी के बारे में बात की जाती है। जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट सिर्फ इतना ही है कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कन्फर्म कर रहा है या नहीं कर रहा किसी भी स्टेज में। ट्रेसिबिलिटी के बारे में अक्सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जाती है कि ट्रेसिबिलिटी फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। अगर मैं उसको एक पेन के एग्जांपल से आपको देना चाहूँ और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से अगर बात करना चाहूँ, अगर इस पेन के बारे में हमें जानना है कि जब ये पेन हमने बनाया ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस डेट में बनाया था, वो हमने कर लिया। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ से निकल के किसी वेयर हाउस में गया और वेयर हाउस के बाद वो किसी कस्टमर के पास गया और उस कस्टमर ने उसको बेचा जब किसी और को, अगर हम उसको ट्रेस करना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है कि जब कंज्यूमर तक पहुँचा और वहाँ से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक का जब हम ट्रैक देखते हैं, वो ट्रेसिबिलिटी फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है। अगर हम बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो एज्यूम कर लीजिए कि इसमें जो क्लिप है इसमें हमने प्लेटिंग किया है, और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें किस सप्लायर से आया, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि उस सप्लायर ने इस क्लिप को कब बनाया था। हो सकता है कि वो प्लेटिंग खुद ना करता हो, उसका कोई और सब सप्लायर हो वो प्लेटिंग करता हो, तो क्या उसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि वहाँ पर उसने प्लेटिंग कब किया था। चाहे वो फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी हो चाहे वो बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी हो, इसका एक ही इंटेंट होता है, टू नो द ओरिजिन, ये पता करने के लिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। अक्सर अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें, IATF 16949 की से बात करें, तो जब वारंटी आती है या जो रिकॉल होता है मटेरियल, तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि ये सब कहाँ पे रूट कहाँ तक, कहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। से फॉर एग्जांपल अगर ये शीट मेटल कंपोनेंट है और अगर ये मार्केट में ब्रेक हो गया है, तो आइडेंटिफिकेशन तो है, इस समय ये तो पता लग गया कि ये मटेरियल इस पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया था, बट इस बात को ट्रेस करना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से पॉसिबली शुरू हुई होगी। सो हो सकता है कि जो OEM है
उसके एंड से प्रॉब्लम आई हो। अगर वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आई तो क्या हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्टिकुलर पार्ट को बनाया था, शीट मेटल के पार्ट को बनाया था, वहाँ पे कोई इशू था। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं था कि पीछे सप्लायर से जहाँ उसका कोई सब असेंबली आई थी शीट मेटल की, क्या वहाँ प्रॉब्लम थी, या उसके पीछे उसने किसी से जब रॉ मटेरियल लिया था वहाँ से प्रॉब्लम थी, या वो जो स्टील मिल था उसने जहाँ से आयरन ओर लिया था क्या वहाँ पर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो और क्यों कुछ इशू था। तो ये ट्रेसिबिलिटी है कि अगर हम चेक कर सकें एंड टू एंड कि किस तरीके से हम पता लगा सकें कि प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, उस जड़ तक पहुँच सके, उसके लिए जनरली हम ट्रेसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। जो अक्सर इंडस्ट्री में चैलेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, तो सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा ऐसा लगता है कि ट्रेसिबिलिटी का मतलब है कि बहुत सारा खर्चा, तो जनरली वो इसको अवॉइड करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ तो ट्रेसिबिलिटी का सिस्टम लगा लेती हैं, लेकिन अपने जो सप्लायर हैं, उनके सब सप्लायर हैं, वहाँ पे अक्सर या तो उनको बताया ही नहीं जाता या उनको पता ही नहीं होता कि ट्रेसिबिलिटी के लिए क्या करना है। और ऐसा बहुत कॉमन होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सप्लायर या सब सप्लायर से आ रही होती हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन जनरल जब तक कोई मेजर रिजेक्शन या रिकॉल नहीं आता, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेसिबिलिटी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाती। तो अगर मैं समरी करूं तो आइडेंटिफिकेशन जब होता है तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आज उस प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, और जब हम ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम पास्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं उसके बारे में। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा क्या डिफरेंस है बिटवीन रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जो एमएसए का 4th एडिशन है उसमें 2 की डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में अगली बार बात करने वाला हूँ। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स और सजेशंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। वो हेल्प करते हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या चाहते हैं। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप बहुत डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो और विस्तार में आप जान पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये जो ब्लॉग आप तक आ रहा है वो यूज़फुल है और आपको बेनिफिट कर रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।